सो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या बताता था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, और आगे और आगे और आगे। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या क्या दिया? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ने एक लाइन में अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो, इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिवर्सल पार्टिकल्स ऑफ एवरी मैटर। यूनिवर्सल वर्ड डालते ही मेरे पास एक बहुत बड़ी चीज, उसके बाद कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। यूनिवर्सल मतलब वो पार्टिकल्स जो हर तरह से सेम है पूरे यूनिवर्स के लिए, चाहे वो हीलियम में हो, चाहे वो नाइट्रोजन में हो, चाहे इस पेन में हो, इस डेस्क में हो, एयर में हो, जो भी मैटर है उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज कितना होगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। उसका मास कितना होगा? आपकी जिम्मेदारी, लास्ट क्लास में रटाया था, राइट? और वो केजीज और वो सब भी ध्यान रखना, ऑल्दो आज दोबारा आएगा, बट आपको अभी से अलर्ट कर रही हूँ। सो लास्ट क्लास में सिर्फ मैं एक बात पे पहुंची थी कि इलेक्ट्रॉन नाम का एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, उस सब एटॉमिक पार्टिकल को हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉन, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, यूनिवर्सल होता है, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसकी पेनिट्रेशन की आदत है, ज्यादातर चीजों से वो रेज पेनिट्रेट कर जाएंगी, इलेक्ट्रॉन्स पेनिट्रेट कर जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? ये सब हमने सेट किया था और 2 साल से ये सिलेबस से कटा है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कटा है, बट लास्ट क्लास में बार बार पूछा था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी करनी है, तो आप लोगों ने हाँ कहा था। तो अभी मैं आपको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कराऊं उससे पहले वो कुछ सवाल जो आपके अनआंसर्ड थे, बहुत बढ़िया तरीके से नहीं हम पकड़ पाए थे, पहले उस पर आते हैं। आप लोगों को याद हो जो डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, सब कुछ किया बहुत अच्छे से अपनी तरफ से, वो सेटअप ये रहा। सब कुछ दोबारा वो सेटअप लाई हूं जस्ट कुछ चीजें पूछने के लिए। अगर अब आपसे कोई पूछे आखिर कैथोड रेज प्रोड्यूस कैसे हुई, तो आपका इमीडिएट जवाब वो आएगा जो लास्ट क्लास में चल रहा था। नहीं, अब उसको थोड़ा सा बदलेंगे। आपका इमीडिएट जवाब आता है कि कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई क्योंकि हमने इतनी हाई वोल्टेज दी, इतनी हाई वोल्टेज डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बैठे हुए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स पे गई तो मॉलिक्यूल्स टूटे। किस में टूटे? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन टूटा तो उसके अंदर से कुछ निकला और उस कुछ को हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। बट ये बड़ा टेम्परेरी सा था, सिर्फ लास्ट क्लास तक के लिए था। अब हमें पढ़ना है कॉज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज का एक्चुअल कॉज क्या था? ठीक है, एनर्जी थी भाई, इतनी एनर्जी को लेके किसी चीज ने रेज ही क्यों प्रोड्यूस करी? आग क्यों नहीं लग गई? कुछ और क्यों नहीं हो गया? सिर्फ ट्यूब गर्म ही क्यों नहीं हो गई? मेल्ट ही क्यों नहीं हो गया मेटल? लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। सो अब आपको 2 साल के लिए एक आखिरी बार पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वैसे ही ये सिर्फ बहुत हाई लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक ओलंपियाड्स, लाइक सम इंटरनेशनल एग्जाम्स और जेईई एडवांस, उसके अलावा कहीं ये चीज नहीं पूछी जा सकती आपसे। तो ये एक नॉलेज बिल्डिंग है, या ये एक डिफरेंस आपको सामने बताया जा रहा है कि 10th में चीजों को कैसे पढ़ा जाता है, 11th में चीजों को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, सो कॉज की बात करते हैं। अब मुझे समझ आएगा, मैं जे थॉमसन के पास गई, आपका सारा एक्सपेरिमेंट मान लिया, आपने इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दिया, आपने इलेक्ट्रॉन का मास दे दिया, क्लैप हो गया, आपको पुरस्कार मिल गए, बट मेरे को कुछ चीजें समझ नहीं आई, काइंडली एक्सप्लेन। तो एज्यूम वो साइंटिस्ट हमारे ही बीच है, उन्होंने कहा कि सुनो क्या होता है जब तुम हाई वोल्टेज सर्किट का स्विच ऑन करते हो, यहां से जाती है एकदम बहुत तेज वोल्टेज। आप देखिए इसके बीच मैंने एक गैप छोड़ा इंफॉर्मेशन में, वो गैप आज भरेंगे। और मैंने सीधे कहा यहां से इतनी हाई वोल्टेज गई, वो वोल्टेज सीधे एटम से टकराई। ऐसे कैसे? वोल्टेज क्या चीज है जो जाके टकराई? वोल्टेज इज एनर्जी, मैं एनर्जी को कौन सा देख सकती हूँ? तो कॉज देखिए क्या था। वेरी गुड पार्ट टू अंडरस्टैंड। अब मैंने उस ऊपर वाली कैथोड को थोड़ा एनलार्ज कर दिया, समझ आ रहा है सबको? यहां वाली कैथोड जो लास्ट क्लास में मैंने छोटी सी लाइन बना के काम चला लिया था, अब मैं इस कैथोड को मैग्नीफाई कर रही हूं। मेटल की एक प्लेट, कोशिश की है मेटल की एक प्लेट दिखाने की। मेटल सपोज कॉपर, कोई भी कंडक्टिंग मेटल ले लो, सपोज कॉपर। कॉपर की इस प्लेट के अंदर क्या होगा? कॉपर के एटम्स, और तो कुछ नहीं होगा। अभी तो डेल्टन का ही पता है मेरे को, डेल्टन के आगे तो मैं बढ़ी ही नहीं, और अभी तो मैं उस 100-150 साल पहले हूं जहां पर कहा जाता था एवरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजिबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल टर्म्ड एज परमाणु और टर्म्ड एज एटम।
इसके आगे तो भी मेरी लाइफ ही नहीं चली। तो इसके अंदर ये येलो कलर से मैंने क्या बनाए, मैंने बनाए एटम्स। अब ये जो येलो कलर के एटम्स हैं, जैसे ही हाई वोल्टेज आई होगी, उस हाई वोल्टेज ने किसको हिट किया होगा, प्लेट को। प्लेट गर्म हुई होगी सर्टेनली। आप जलते हुए बल्ब को हाथ लगा के देखिए मत, लेकिन थोड़ा सा भी पास ले जाइए तो आपको पता लगेगा गर्म है, और हाथ लगाया तो जल जाएगा। तो हीटिंग इफेक्ट तो होता ही है इलेक्ट्रिसिटी का, ऐसा नहीं है कि हीटिंग इफेक्ट नहीं होता। प्लेट गर्म भी होगी, लेकिन मैं वोल्टेज कोई छोटी मोटी तो नहीं दे रही हूँ, 10,000 वोल्ट दे रही हूँ। तो इतना ज़्यादा वोल्टेज जब मैं दे रही हूँ, हीटिंग इफेक्ट से वो सारी एनर्जी डेसिपेट नहीं हुई, डिस्ट्रॉय हो नहीं सकती। और ये कोई मेल्ट होके भी नहीं आ रही, ये कोई पिघल के गिर भी नहीं रही, कुछ और हुआ है। वो कुछ और क्या हुआ है, वो हाई वोल्टेज एनर्जी गॉट ट्रांसफर्ड इनटू द एटम्स ऑफ कैथोड्स मटेरियल। इट कैन बी गोल्ड, इट कैन बी सिल्वर, इट कैन बी कॉपर, इट कैन बी एल्यूमिनियम, एनी मेटल। वो एनर्जी, वो हाई वोल्टेज इन एटम्स के अंदर घुस गई। जब इतना हाई वोल्टेज एटम्स के अंदर घुस गया, और ये उनका एक्सप्लेनेशन है इवन टुडे तक, ये बात कभी किसी ने आके डिस्कार्ड नहीं की है आज तक। जब इतनी हाई एनर्जी इसके अंदर गई, इसमें से एनर्जी नहीं निकली, इसमें से कौन निकले, इलेक्ट्रॉन्स। वो अब मुझे इलेक्ट्रॉन्स वर्ड पता है तो मैं यूज कर सकती हूँ लास्ट क्लास के बेसिस पे। यानी एक पड़ी हुई बॉल को आप जोर से किसी चीज से मारे और उस बॉल के 4 टुकड़े हों, तो वो चारों टुकड़े इतनी दूर तक जाएंगे, इतनी दूर तक जाएंगे, वो एनर्जी को डेसिपेट कर देंगे। सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर यहां एक बॉल पड़ी और दूसरी बॉल से मैं उसको बहुत जोर से हिट करती हूं, तो सारी एनर्जी उसको तोड़ने में नहीं लगेगी, खत्म नहीं होगी, टूट के यहीं नहीं गिर जाएंगे, वो टुकड़े कहां, दूर तक जाएंगे, उतनी दूर तक जब तक उसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी खत्म नहीं हो जाती। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां गिर नहीं गए, ये इतना तेज निकले, कैथोड के मटेरियल से इतना तेज निकले इलेक्ट्रॉन्स कि सामने जो आया उसको तोड़ा। जैसे ही ये रेज बहुत तेज एनर्जी से आई, इनके सामने कौन रख रखे थे हमने डिस्चार्ज ट्यूब में, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। अच्छा, एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में बहुत ताकत लगती है, बहुत एनर्जी लगती है, ये आपको पहले ही बता दूं। यही आपके लिए इतना अजीबोगरीब होगा, +1 के पहले 4 चैप्टर में आपका सारा फंडामेंटल 2 साल के लिए तय किया जाएगा। H2 का बॉन्ड तोड़ना इटसेल्फ वाज अ बिग टास्क, जो इससे किया। अब मैंने इससे थोड़ी फालतू एनर्जी दी, फालतू एनर्जी दी तो H2 टूटा होगा और उसके अंदर से क्या बने होंगे, 2 H एटम। 2 H एटम बने, उनके अंदर भी इतनी एनर्जी गई कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में से कौन निकल के बाहर आया, पहले तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स खूब सारे, कोई इतनी सी प्लेट में थाउजेंड्स ऑफ कॉपर एटम होंगे, तो थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले और उनके सामने थाउजेंड्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल आए, उन सब में से और हजारों इलेक्ट्रॉन्स निकले। ये इलेक्ट्रॉन्स कौन सा, आराम से निकले, ये तोड़ते हुए निकले तेज स्पीड से, काइनेटिक एनर्जी से। इनके सामने जो आया उसमें भी सेम। आगे चलते चलते इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम चल पड़ी। दिस इज द इनविजिबल रेज विच वी नेम्ड इन लास्ट क्लास एज कैथोड रेज। रास्ते में पिद्दी सा हमने पैडल व्हील लगाया, देख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। वो पैडल व्हील तो घूमना बनता था। सिंस इट इज हैविंग ग्रीनिश ब्लू ग्लो, ये लाइट थी, तो रास्ते में जब मैंने मेटल का क्रॉस रखा तो उसकी शेडो भी बनी। जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो किस साइड डिफ्लेक्ट हुए थे, पॉजिटिव साइड। तो हेंस प्रूव्ड ये इलेक्ट्रॉन था, हेंस प्रूव्ड इसमें मास था, हेंस प्रूव्ड इसमें मैटर था। तो अब जाके वो कहते हैं कि पूरी ट्यूब में सिवाय इसके था कुछ नहीं, और हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऐसा क्या निकला, कुछ तो ऐसा निकला जिसपे चार्ज क्या था, नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज था, उसको क्या नाम दे दिया बच्चों मैंने, इलेक्ट्रॉन। दिस इज हाउ somebody, obviously J.J. Thomson explained, ये होता है इलेक्ट्रॉन। अब जाके मेरे को तसल्ली हुई, वरना मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था यहां से यहां हुआ क्या। साइंटिस्ट, आप ये सोचिए, एक साइंटिस्ट ने एक कोना पकड़ पकड़ के काम किया। जब एक्चुअल में आपको ये एक्सपेरिमेंट हम दिखाएं, अगर पॉसिबल हो, यहां पर डार्क स्पेस, यहां पर काला दिखता है। ट्यूबलाइट के कोने में कभी कभी काला दिखता है। अब पता नहीं आपके घर में ट्यूबलाइट्स हैं भी कि नहीं, अब तो सब जगह ये लग रही है। बट अगर आप क्लासिकल ट्यूबलाइट देखें तो एक कोने में हल्का सा काला रिंग दिखता है मुझे, किसी
हाँ पुराने वाले, हमारे जमाने वाली, राइट। सो वो जो हल्का सा काला सा रिंग दिखता है, यहां पर भी डार्क स्पेसेस दिखे, ये इसको एक अलग साइंटिस्ट ने पढ़ा, ये डार्क स्पेस क्यों है। डार्क स्पेस तो दिखना है, यहां से तो भी इलेक्ट्रॉन आया है, और इन डार्क स्पेसेस को बोलते हैं, विलियम क्रुक्स ने काम किया था, क्रुक्स स्पेसेस, क्रुक्स डार्क स्पेसेस। आप सोचो उस डिस्चार्ज ट्यूब पे कितने लोग लगे, एक ने तो डार्क स्पेसेस को ही आइडेंटिफाई करके उसको नेम दिया कि ये डार्क स्पेस हर जगह मिला हमको, तो उसको उन्हीं के नाम पे डाल दिया गया कि विलियम क्रुक्स ने इस डार्क स्पेस के बारे में बात करी। यहां अब खत्म होता है मेरा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसने बताया हर एटम के बीच एक पार्टिकल तो मेरे को मिला कंफर्म्ड, दैट इज इलेक्ट्रॉन। मैं हीलियम ले आई, हाइड्रोजन की जगह नियॉन ले आई, नाइट्रोजन ले आई, जिनॉन ले आई, जो जो गैसेस मेरे को पॉसिबल मिली उन सभी गैसेस के साथ किया, सेम काम हुआ। तो मेरी क्लास को अब क्लैरिटी आई थोड़ी सी, राइट। चलिए अब आ जाते हैं भाई सब कुछ सेम, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी पे। ये सिर्फ 2 स्लाइड्स में हो जाएगा क्योंकि सब कुछ रिपीट है, तो बोलना रिपीट नहीं है। तो डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज यानी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। मैंने प्रोटॉन अभी इसलिए नहीं लिखा कि आई शुड नॉट यूज द वर्ड प्रोटॉन अनलेस आई एम एबल टू डिस्कवर इट, तो इसीलिए अभी एनोड रेज लिखा है। अटपटा लगेगा, एनोड रेज थोड़ी डिस्कवर करने चल रहे थे, बट मैं एनोड रेज को ही रीड करूंगी, फिर एंड में नतीजे पे पहुंचेंगे। सब कुछ सेम सेटअप, वही वोल्टेज, वही प्रेशर। अब मैंने काफी चीजें गायब कर दी डायग्राम से कि अब आपको पता है। जैसे ही स्विच ऑन किया, यहां कौन से कलर का ग्लो था बालको, ग्रीनिश ब्लू। यहां मेरे को पिंक कलर का ग्लो मिला, इधर ग्रीनिश ब्लू मिल रहा है। अब उसको इग्नोर कर देंगे, नहीं देखेंगे, उस पे हमने लगा दिए सालों अपनी जिंदगी के। अब दूसरी साइड चलते, वो ग्रीनिश ब्लू ग्लो है, सब कुछ है। सो इट्स नॉट दैट कि वो ग्लो नहीं है। अब मैं देख रही हूं इधर पिंक कलर का ग्लो है, कुछ अलग ही होगा, ग्रीन और पिंक कलर एक ही चीज से तो नहीं आ सकते। फिर मैंने क्या सोचा, यहां पर फिर से मैग्नेट लगा के देखती हूं। जब मैग्नेटिक यानी कि इधर पिंक ग्लो है, मतलब कुछ यहां से भी आ रहा है, कुछ ऐसी इनविजिबल रेज हैं जो पक्का एनोड से चल के कैथोड तक पहुंच रही होंगी, बट पता नहीं वो क्या। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछने वाली हूं, ये एक्सपेरिमेंट खत्म करते हैं। जिसने दोनों एक्सपेरिमेंट ध्यान से सुने वो जवाब दे सकेगा। यहां से आप चाहें तो चीजें नोट कर सकते हैं। दिस शुड बी नाउ पार्ट ऑफ योर नोट्स। लास्ट क्लास में नोट नहीं कराया था क्योंकि आपको थोड़ा सा लिसनिंग कैपेबिलिटी देनी थी। अब यहां से आप चीजें नोट कर सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है, मैंने एनोड रेज लिखा है, आप प्रोटॉन ही लिखिए और ब्रैकेट में एनोड रेज लिखते हैं। मैं जब तक चीज डिस्कवर नहीं हो जाती तब तक उसको इस्तेमाल नहीं, आपके साथ ऐसा कोई नियम नहीं है। तो अब आप डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ रहे हो जी, तब तक बाकी लोग बनाए नोट करें। वोल्टेज तो बेटा लास्ट क्लासेस में चुपचाप पतली गली से निकल ली ये बोल के, मुझे पता था मेरे पे सवाल आएगा कि वोल्टेज यहाँ गई। वोल्टेज तो बेटा दोनों साइड से जाती है। मतलब लास्ट क्लास में मेरा फोकस क्या था, तुम बस सुनते जाओ, समझते जाओ, कॉम्प्लिकेशंस नहीं। अब तो वोल्टेज तो दोनों, अभी थोड़ी देर बाद जब मैं इसका कॉज बताऊंगी ना, तब पूछना सवाल, तब तुम्हारे सवाल खत्म हो जाएंगे। वो तो ऐसे असल में मतलब वोल्टेज कहीं से जाती थोड़ी है बस, अभी मैं वो बोल नहीं सकती जो अगली स्लाइड पे है। तो जैसे ही मेरा इसका कॉज खत्म हो जाए, देन आई विल आस्क यू क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे वोल्टेज कभी नहीं होता कोई कह दे यहां से जा रही है। अब लास्ट क्लास में मेरे को कहना पड़ा क्योंकि आई नीड टू शो कि एनर्जी अंदर जा रही है, बस उसके लिए बताया। मैंने करंट की डायरेक्शन पे कोई कमेंट नहीं किया, मैंने वोल्टेज की डायरेक्शन पे कोई कमेंट नहीं किया, जस्ट बताया इन तारों से हो क्या रहा है स्विच ऑन करने के बाद, एनर्जी प्लेट तक पहुंची, बस, ठीक है। यस तो फिर मैं डिस्कवरी ना पढ़ूं? क्वेश्चन तुम प्रोटॉन का पूछ रहे हो, तक तो आया ही नहीं प्रोटॉन। वही तो मैं कहना, मुझे 2 स्लाइड पढ़ाने दो, फिर आपका क्वेश्चन मैं आंसर कर पाऊंगी। अभी मैं आंसर क्यों नहीं कर पाऊंगी? बिकॉज आई कैन नॉट यूज दिस। यहाँ है वो सवाल जब आई कैन एंटिसिपेट तुम क्या पूछ रहे हो, राइट। आई कैन वेरी वेल एंटिसिपेट दैट, बट पढ़ाने के बाद तो बेटर है। आई नो दिमाग चल गया तुम्हारा वहां जहां मैंने पहुंचाना है और जो सवाल मैंने पूछना है। तो टुडे इट्स माई टर्न, आई लास्ट क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर। मुझे इतना लायक भी तो बनाना है ना आपको, आप मेरे सवालों के जवाब दें। चलिए, इसमें क्या हुआ, का ग्लो आया। अब थोड़ी देर के लिए ग्रीनिश ब्लू ग्लो भूल जाना, कैथोड रेज थोड़ी देर के लिए भूल जाना बच्चों। अगली स्लाइड पे दोनों को कंबाइन करूंगी।
पहले एक एक समझ लेते हैं। तो ये जो पिंक कलर का ग्लो इधर इकट्ठा हुआ तो मेरा तो फिर दिमाग खराब हो गया यार, ये तो फिर यहाँ से यहाँ भी कुछ चल रहा है। यस, फिर वही जिंक सल्फाइड की प्लेट लगाई, उस पे फिर स्पॉट्स आ गए, मतलब फिर कुछ मैटर आया है, फिर शेडो आ गई, मतलब फिर स्ट्रेट लाइन में चल रही है वो चीज़ भी। फिर वो मैंने मैग्नेटिक फील्ड जब लगाई तो आई गॉट टू नो वो जो भी रेज आ रही थी, जो भी रेज आ रही थी वो कौन सी साइड डिफ्लेक्ट हुई, नेगेटिव साइड। काफी कुछ आप भी अंदाजा लगा ही रहे हो, दिस इज व्हाट व्हेन वी रीड सेकेंड टाइम। तो वो डिफ्लेक्ट होके नेगेटिव की साइड गई। तो अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद ध्यान इधर दीजिएगा, और जो लोग नोट कर रहे हैं प्लीज जरूर करिएगा, ये नोट करने से बढ़िया रिटेन होगा, नोट किए बिना चीजें रिटेन नहीं होती। बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस वर सिमिलर टू कैथोड रेज, like straight line, like shadow, like photographic plate पे impressions, everything, but few were different also. Like ये rays are deflected towards, किधर deflect हुई थी ये rays? Right, negative end of magnetic field and electric field. इन दोनों fields के negative end पे deflect हुई, as well as, यानी इतने तक मैं ये कह दूं, चलो जो लोग लिख रहे हैं मैं वेट करती हूँ एक बार। एनोड रेज आर मेड अप ऑफ अगेन सम स्मॉल मैटर पार्टिकल्स मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एंड डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स नेगेटिव एंड, देयरफॉर दे मस्ट बी कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। उन पे चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव। इतना तो मैं समझ गई। फिर बारी आई गैसेस चेंज कर करके देखते हैं। जब मैंने हाइड्रोजन की जगह हीलियम, नियॉन, नाइट्रोजन, जिनॉन, जो गैस आर्गन मेरे को मिली, मैंने गैसेस डाल के देखी, तो क्या ये भी इलेक्ट्रॉन की तरह, या ये पार्टिकल भी यूनिवर्सल था? नहीं, दिस पार्टिकल वॉज नॉट यूनिवर्सल। इस पार्टिकल का चार्ज तो यूनिवर्सल था, मतलब एक तरह से सिंगल पार्टिकल का, बट अभी हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। सबसे बड़ा फर्क मेरे को मिला, जो लाइन अब नीचे है, गैस के बदलते ही मास चेंज हुआ, चार्ज रिमेन सेम अभी नहीं, इट्स लिटिल अर्ली, अभी नहीं, मास तो चेंज हुआ। भाई जब भारी होता गया या हल्का होता गया तो इसका मतलब यूनिवर्सल तो नहीं कह सकती। तो एनोड रेज के अंदर जो पार्टिकल था वो हर गैस का सेम नहीं था। अभी प्रोटॉन डिस्कवर नहीं हुआ है, मुझे डिस्कवर कराने दो। इसके अंदर भी आपने हाइड्रोजन ही करा। अभी तो अब आ गई ना, अगर गैस चेंज हुई, अगर गैस चेंज हुई तो पहले बताइए ये बात समझ आ गई। अब थोड़ा जो आपने देख ही लिया, लोगों को बेचैनी हो रही है तो बनती है बेचैनी। अब और सुनिए मेरे साथ साथ, जब तो मैंने इस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस ली थी, तब तो मेरा चार्ज आया +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स, राइट, जस्ट ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। तो फिर खटकती है बात, ये यूनिवर्सल होना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन भी सेम चार्ज पे यूनिवर्सल था तो ये भी यूनिवर्सल होना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग को अभी आराम देना, मेरे हिसाब से चलना। जैसे ही मैंने हीलियम गैस ली, हीलियम गैस लेने के बाद मुझे लगा चार्ज वो भी सेम आया, हीलियम गैस ली तब भी चार्ज सेम आया, बट प्रॉब्लम कहां आ गई? मास दोनों केसेस में नॉट सेम, नॉट सेम। अब चार्ज सेम है, मास सेम नहीं है, तो मैं कैसे अभी कमेंट कर दूं? बोलूंगी यूनिवर्सल आएगा बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस रखना। लेकिन हाइड्रोजन में भी चार्ज इतना था, हीलियम में भी चार्ज इतना था, मास में थोड़ी गड़बड़ हो गई। हीलियम में मास हाइड्रोजन से ज्यादा है, नियॉन में और भी ज्यादा आया, जिनॉन में 50-60 गुना ज्यादा आ गया, मतलब इतना ज्यादा आ गया। तो मास अगर सेम नहीं है तो मेरे को अभी रुकना पड़ेगा इसको यूनिवर्सल बोलने से। यस, चार्ज इज सेम, एग्रीड एवरीबडी? तो कौन सी वो चीज पॉजिटिवली चार्ज है, अभी मैं उस पर बाद में कमेंट करूंगी। जो भी चीज पॉजिटिवली चार्ज है उसका चार्ज तो सेम आया, मास में थोड़ी गड़बड़ मिल गई मेरे को, तो मैं अभी यूनिवर्सल बोलने से रुक रही हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ठीक है, ये एनालिसिस लेके हम गए, भाई कोई समझाओ हुआ क्या है। आपने कुछ पॉइंट्स बताए, मैंने चुपचाप मान ली। मैंने कौन सा देखा पिंक कलर का ग्लो, चलो दिखा भी दिया, मान लिया। तो अब मैं कंक्लूड करती हूँ, मैंने अभी तक आपको क्या मानने को बोला है और उसके रीजंस अब दूंगी। मैंने मानने को आपको प्रेशराइज किया है, बोला है
कि जब हमने डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस या कोई और गैस भरी स्पेसिफिकली, अच्छा गैस के बदलने से रंग भी बदलेगा, पिंक की जगह कलर भी बदल जाता है, तो लेट मी स्टिक फर्स्ट टू हाइड्रोजन। अगर मैंने हाइड्रोजन गैस फिल की, पिंक कलर का ग्लो आया और उससे जो रेडिएशन उससे जो रेज निकली वो रेज स्ट्रेट लाइन थी, पॉजिटिवली चार्ज थी, मैटर था, उसका मास भी निकाल दिया, सब ठीक है, ये आया। बट मुझे बताइए आखिर ट्यूब में हुआ क्या। तो अब आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले साइंटिस्ट गोल्डस्टीन। नाउ ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन एक्चुअली हुआ क्या। तो मैं उठा के लाई डिस्चार्ज ट्यूब फिर से, अब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं इन सारे रीजंस के, इन सारे कंक्लूजन्स जो हमने निकाले उसके पीछे वजह क्या थी, अंदर हुआ क्या था। जब आप इसको सर्किट में डाल रहे थे, राइट, मैंने उतने हिस्से को मैग्नीफाई कर दिया, वोल्टेज गई कैथोड पे, कैथोड एनोड दोनों ही गर्म होंगी, दोनों पे एनर्जी पहुंच रही है। जैसे इस पे एनर्जी पहुंची ये गर्म हुआ, गर्म होने से काम चलाने, इसके अंदर से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन्स। आप सोचो मैंने कैथोड रेज नाम क्यों दिया था, बिकॉज दीज रेज वर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम मटेरियल ऑफ कैथोड, कैथोड के मेटल ने पैदा किए एक्चुअली कैथोड रेज। ये पूछा जाता है व्हाई द नेम कैथोड रेज, नेगेटिव रेज बोलते, कैथोड रेज क्यों बोला, क्योंकि कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मटेरियल ऑफ कैथोड, इसीलिए उन रेज को क्या नाम दिया, कैथोड रेज। हेंस द नेम, जो नाम मैंने दिया वो इस वजह से दिया क्योंकि कैथोड के मेटल से प्रोड्यूस हो रही थी, कॉपर लोगे कॉपर से प्रोड्यूस होगी, एल्यूमिनियम लोगे एल्यूमिनियम से प्रोड्यूस होगी। लेकिन ये तो मेरा सवाल ही नहीं, मेरा तो वो पिंक ग्लो की तरफ ध्यान है। अब आप सोचो जब ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम पे टकराए होंगे, इनसे क्या निकला होगा, एक और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, कुछ लोग लॉस्ट हो रहे हैं, ठीक है, आई नीड रिस्पॉन्स। तो इन एटम से क्या निकला होगा, इलेक्ट्रॉन। इतनी देर से यही चला रहे हैं हम, ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के गए, आपने सोचा पहली स्लाइड पे इनका क्या हुआ होगा जिनसे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, व्हाट मस्ट हैव हैपेंड टू देम, क्लास 10th की नॉलेज से, इन पे एक पॉजिटिव चार्ज आया होगा। कैसे भूल सकती हूँ, मैंने ही भूलवाया। इन पे क्या आया होगा, पॉजिटिव चार्ज, ये तो कैटायंस बन गए। अब सोचो चार्ज कभी भी नेचर में रहता नहीं है, वो बस ढूंढता है मैं कहाँ जाऊं, ऑपोजिट की तरफ। पूरी ट्यूब किससे भर गई, कैटायन से। इलेक्ट्रॉन्स को तो मोटिव मिल गया, हमें एनोड पे भागना है जी, पहुंच के चिपकना है, न्यूट्रल होना है, खत्म। कैटायंस का क्या होगा, क्या ये खड़े रहेंगे अपनी जगह, पॉसिबल ही नहीं है। इधर वोल्टेज कितनी तगड़ी है, नेगेटिव चार्ज इनको ऐसे खींच के स्क्वीज कर देगा अपने ऊपर। तो ये जो कैथोड का नेगेटिव चार्ज था, इसने क्या किया, बनते जाओ कैटायन बेटा, आओ इधर। जब ये आए इधर और मैंने यहां छोटे छोटे होल कर दिए, पिंक ग्लो इधर आ गया। अगर मेरे एक सवाल का जवाब क्लास ने दे दिया तो उनको सारा टॉपिक समझ आ गया। क्या मैं इन रेज का नाम एनोड रेज रख सकती हूं? बिल्कुल गलत। क्यों रख दो, जब कैथोड नाम मैंने रखा। क्यों रखा कैथोड नाम, क्योंकि वो कैथोड के मटेरियल से बन रहा था। तो कैन आई से दीज आर एनोड रेज? एब्सोल्युटली रॉन्ग। बुक्स में लिखा मिलेगा, लेकिन एंड में ये लाइन भी लिख देते हैं, दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज एनोड रेज। तो इसकी वजह थोड़ी समझ नहीं आई कैनाल रेज की, आप कह रहे हैं क्योंकि पोर्स के थ्रू इसलिए कैनाल बोला जाता है। ओके, वी टेक इट। मैं भी वही कहने वाली हूँ कि फिर तो मैं कैथोड रेज को भी कैनाल रेज कह सकती थी, है ना। उसमें भी तो परफोरेशंस के थ्रू हम दिखाते थे ब्लू ग्लो। कोई नहीं लिखता एनोड रेज, बस जब कैथोड का ऑपोजिट एक बार सोचते हैं एनोड, फिर हम कटवा के उसको पॉजिटिव रेज कर देते हैं। क्योंकि कैथोड से हर चीज ऑपोजिट हो रही है, तो शुरुआत में कहा जा सकता है एनोड रेज, बट एंड तक आते आते एक लाइन मिल जाती है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज पॉजिटिव रेज टू बी मोर करेक्ट। अब जब मेरे को एंड में पता लग गया पॉजिटिव रेज टू बी मोर करेक्ट, शुड आई यूज लेस करेक्ट नेम? नो जी, कॉज समझ लिया। अब वो वाला सवाल, अभी प्रोटॉन कैसे, क्या आप सोचो बच्चों, ट्यूब के अंदर क्या था, H2 गैस, इलेक्ट्रॉन टकराए इससे, बिल्कुल क्या बने, दो हाइड्रोजन एटम।
अभी इलेक्ट्रॉन ने टकरा के बहुत सारी एनर्जी डाली तो यहां पे रुकने वाली क्या थी बात, हाइड्रोजन एटम भी टूटा होगा। आज तक किसी ने देखा नहीं है बच्चों, ये सब हाइपोथेटिकल चल रहा है और इसके सबूत है, लेकिन होते हुए किसी ने नहीं देखा, इसके एविडेंसेस है। इसमें से क्या उछल के बाहर आया, एक इलेक्ट्रॉन, इस पे क्या रहा, क्या अभी किसी ने मेरे से बड़ा अच्छा सवाल पूछा, प्रोटॉन का चार्ज कैसे निकला, मैंने भी किसी तरह से कवर अप किया। अब आते हैं क्योंकि वो सब चीजें आगे हैं जो भी आप पूछ रहे हैं। इसका चार्ज मैं लास्ट क्लास में निकाल के आई थी, ये इसके जस्ट ऑपोजिट ही होगा और इक्वली होगा, राइट। एक न्यूट्रल एटम में से आप दो चीजें निकाल रहे हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वली रहे होंगे अंदर, राइट। जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। ये साइंटिफिक एप्टीट्यूड आपके पास होना चाहिए। अगर इसकी डिस्कवरी के लिए कोई 14 साल और लगा रहा है तो वो बेवकूफी होगी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जब आपको पता है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉल, हाइड्रोजन एटम बॉल ले लूं, उसके अंदर से एक माइनस चीज निकल रही है जो कि न्यूट्रल था, दूसरी तरफ उसमें जो बच रहा है एक प्लस है, सर्टेनली दोनों बराबर रहे होंगे तभी वो न्यूट्रल है। तो इस पे अगर कोई टाइम वेस्ट करता है अपना, निकल के रिजल्ट आएगा वही। इसको कहते हैं एक तरह की स्टूपिडिटी हो जाएगी अगर हम इस पे भी टाइम लगाएं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं एक क्लास में 100 बच्चे हैं जिसमें से 50 लड़के हैं, बताओ लड़कियां कितनी, हम आए और गिनने लगे, गिनने की जरूरत है। सेम जब एक बॉल के अंदर न्यूट्रल है तो जितना माइनस चार्ज था उतना ही प्लस चार्ज होगा। तो इस हिसाब से यहां पर ये बन के आया पॉजिटिव चार्ज, इस पे चार्ज, अभी 2 मिनट दीजिएगा बच्चों, मैं एक बार एक फ्लो में कंप्लीट कर लूं फिर आपके क्वेश्चंस पे आता हूं। इस पे चार्ज कितना था, इस पे चार्ज कितना होगा, सेम, बस प्लस में। हेंस सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज ये निकल के आया। सबसे छोटे पॉजिटिव चार्ज का सिंबल आज के बाद क्या होगा, और इसको आज के बाद बोला जाएगा प्रोटॉन। ये है प्रोटॉन, जिसको भी थोड़ी देर बाद रदरफोर्ड आएंगे और पी नाम दे देंगे। क्यों दे देंगे पी नाम, भाई पता है इसके चार्ज को लास्ट क्लास में क्या बोला था, अब हम +1 समझ लेंगे, सबसे छोटे चार्ज को 1 दे दो, और इसको क्या समझ लेंगे, -1। तो आपको बचपन से पता होता है प्रोटॉन पे चार्ज +1 है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1 है। जी नहीं, प्रोटॉन पे चार्ज +1.6 इंटू 10⁻19 है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 इंटू 10⁻19। अंडरस्टूड, क्लियर है ये बात। अब ये था प्रोटॉन, लेकिन अब मेरी क्लास बताए, जो 2-3 हाथ उठे हैं उनके अभी मैं हाथ देख नहीं रही। अब मेरी क्लास का जवाब देने की बारी है, मैं पूछ रही हूं हीलियम, गैस बदल दी मैंने, हीलियम, हीलियम पे हिट किया तो क्या निकला, यही निकला। चार्ज सेम, बस मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस वो डायरेक्शन अलग होगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। व्हाट अबाउट इट्स मास, क्योंकि आप पढ़े लिखे आए हो अभी तो भूल जाओ, 9-10 में बता रखा है 2 प्रोटॉन। मुझे इसका मास इसके मास से डबल मिला। प्लीज मत सोचना 9-10 में तुम्हें बता रखा है, सारा सत्यानाश यही होता है, अधूरा सा पता है। बस आपको पता है हीलियम में 2 प्रोटॉन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, पता हो प्लीज। उस जमाने में पहुंचो जब प्रोटॉन डिस्कवर ही नहीं हुआ था। अगर मैं उस साल में खड़ी हूं तो मेरे पास ऑब्जर्वेशन क्या आया, जो जिसको प्रोटॉन बोल के मैं बैठ गई, हो गया जी मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा। आया आप में से कोई एक, मैम हमने हीलियम गैस भरी तो जो मास आ रहा है ना पॉजिटिव कैटायन का, वो तो डबल आ रहा है। फिर क्या सॉल्यूशन देंगे हम दोनों बैठ के टीममेट से, इसका मतलब इसमें 2 प्रोटॉन होंगे, क्योंकि मेरा प्रोटॉन तो H+ है। अगर तराजू की एक साइड में H+ रख रही हूं और एक साइड हीलियम प्लस रख रही हूं, मास सेम नहीं है। हाँ मास सेम आना चाहिए अगर यूनिवर्सल होता तो। आप लोग बहुत अटके इस पे, बिल्कुल सही, मास सेम नहीं है। मास इसका भारी है और हल्का फुल्का भारी नहीं, दुगना है। अगर मैं ये कह रही हूं इसका मतलब, बस ठीक है अब तुम्हारा आ गया सेंटेंस, में समझ गई, एक को आ गया, गुड, यही चाहिए। इसका मतलब इसके अंदर 2 प्रोटॉन थे। ये हमारा मनगढ़ंत थोड़ा सा रफ वर्ड है, हाइपोथेटिकल है, आज तक चल रहा है तो चल रहा है, जाके किसी ने नहीं देखा, सबूत है इस बात की।
तो इसका मतलब अब मैं यूनिवर्सल कैसे बोलूं भाई? प्रोटॉन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के कैटायन को बोलते हैं। अब मैं ले आऊं नियॉन, उसका वजन, अभी तो इस पर भी चैलेंज हो जाऊंगी मैं थोड़ी देर बाद, मुझे पता है, फिर मैं इसको 2 को मिटा के कुछ और कर दूंगी। अभी न्यूट्रॉन नहीं आया ना जिंदगी में, इसीलिए फिर मेरे को 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो अब मैं न्यूट्रॉन ले आऊंगी तो अभी एक का तो चेहरा बन ही गया है, तो फिर सारों का बन जाएगा। इसीलिए जब हम पढ़ाते हैं, हम बहुत सिस्टमैटिक पढ़ाते हैं। अगर किसी बीमारी के इलाज के लिए 5 दिन एंटीबायोटिक का कोर्स करना है तो 5 दिन की एंटीबायोटिक एक दिन में नहीं लेते। 5वें दिन जाकर रिजल्ट पता चलता, अच्छा अब समझ आया ये कब से अटका हुआ था। इतनी पेशेंस रखिएगा इफ यू रियली वांट टू एक्सेल इन साइंस, राइट? सो अभी एटलीस्ट ये तो पता चल गया दुगना था। मेरी क्लास मुझे बताए नियॉन गैस ली होती तो उसमें क्या बनता, और नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, इसका मास 10 गुना आता प्रोटॉन से, तो मैं क्या कहती, 10 प्रोटॉन है इसके अंदर। यही चल रहा है अब तक। तो यस, इज इट यूनिवर्सल पार्टिकल? थिंक अगेन। ये सिचुएशनल है, डिपेंड्स। ये डिपेंड्स है भाई, आप क्या बात कर रहे हो चार्ज की कि मास की, लेकिन है तो यूनिवर्सल पार्टिकल। फर्क ये है नियॉन में कितने हैं, ये 10, हीलियम में कितने हैं 2, हाइड्रोजन में कितने हैं 1। तो यस इट इज यूनिवर्सल पार्टिकल, बट इसका नंबर बदलता जाता है। तो फंसते हैं हम जब तुम लोग प्लेन सवाल पूछते हो और प्लेन जवाब। हो गया क्लास 10 तक प्लेन प्लेन। अब बताइए कोई रिलेटेड क्वेश्चन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो चेंज होता है। हाँ, लेकिन निकल तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहा है ना बेटा, और इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, गिनती में ही नहीं आता प्रोटॉन के आगे। निकल तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहा है, तभी चार्ज तो एक ही प्लस आ रहा है। इलेक्ट्रॉन के मास से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रोटॉन बहुत हैवी है इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ये कहो एक डब्बे में लोहे की कील और एक डब्बे में रुई है, रुई तो के तो 4 टुकड़े हैं, लोहे की कील एक है, हमें फर्क ही नहीं पड़ना, सारा वजन लोहे की कील की वजह से। ठीक है, प्लीज इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन। हाँ, यस, हाइड्रोजन नहीं, ये समझो हाइड्रोजन, ये हुई चीज है, सिर्फ इसको समझो हाइड्रोजन को। सॉरी, दिस हाइड्रोजन सबसे हल्का पार्टिकल निकला। मैंने 50 गैस भर ली, सबसे हल्का कौन निकला? हाइड्रोजन। उसको 1 मान लिया, लाइटेस्ट को, इसी को, तभी तो इसको मैंने प्रोटॉन दिया, इससे हल्का कोई नहीं है। सबसे छोटे को ही 1 देते। मैंने हीलियम, नाइट्रोजन, नियॉन, जो गैस में ला सकती थी, ऑक्सीजन, सब गैसेस के साथ किया, सबसे हल्का पार्टिकल ये निकला, मैंने इसको 1 प्रोटॉन मान लिया। आगे देखा किसी ने नहीं है। तो ये वही बात है, कैसे आपने इसको 1 फुट क्यों मान लिया? अगर इतने को मैंने 1 फुट माना है तो मेरी हाइट इतनी है, 1 फुट तो ये होना चाहिए था, मेरा दिल तो ये कह रहा है, लॉजिक तो ये कह रहा है, तो हाइट छोटी होगी, एक स्केल मान लिया। ऐसे ही सबसे हल्के को 1 मान लिया, इससे हल्का था ही नहीं, तो इसका मतलब ये सबसे छोटा। तो सी ना, इतनी बड़ी एक लॉजिक दिख रहा है, ये उसका 2 गुना, कोई उसका 10 गुना, कोई उसका 15 गुना, तो ये उस डायरेक्शन में लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा, इसको 1 मान लेते हैं। जस्ट मल्टीपल्स में आ रहा है तो इसको 1 मान लिया। कुछ हाथ उठा था कहीं से? हाँ जी। एटम न्यूट्रल है, ये पता था, डेल्टन बता गए थे, डेल्टन के बाद आई है चीज, एटम इज न्यूट्रल, ये बिल्कुल पता था। और कुछ? You need to wait for this. Last class of this chapter is on charge by mass ratio and charge. वो अभी आपके बस की बिल्कुल नहीं है, मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और उसके लिए क्लास में प्रॉपर बताया जाएगा। उसको सिर्फ वो बच्चे अटेंड करेंगे जिन्होंने जेई एडवांस करना है, जिन्होंने नीट देना है, 11th करना है, 12th करना है, वो नहीं करेंगे। शौकिया करना है, जरूर करिए। वो लास्ट टॉपिक होगा 15 मिनट का। डोंट आस्क मी अभी आप चलना तो सीख लो, उड़ाऊं कैसे? चलना नहीं सीखे अभी हम, बट गुड, पीपल आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, इट इज गुड। तो तब तक क्यूरियोसिटी रखना जी। है, उसका नंबर बदलता जाता है। प्रोटॉन यूनिवर्सल है, उसका नंबर बदलता जाता है, राइट जी। कुछ आ रहा था? एनोड से भी तो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बड़ी देर बाद कोई अच्छा क्वेश्चन आया। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने अच्छे नहीं पूछा, आई एम सॉरी, मुझे पसंद आया। हाँ जी, मेरी क्लास जवाब देगी, कितना अच्छा सोचा हुआ क्वेश्चन है।
कि एनोड से भी तो इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए थे। भाई एनोड से कैसे निकलेंगे, पॉजिटिव पे चिपक जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव, ऑपोजिट अट्रैक्ट। दुनिया में कभी नहीं होगा पॉजिटिव से तुम्हें नेगेटिव को अलग कर सको। राइट, गुड आंसर, गुड क्वेश्चन। और कुछ अकल वाला था ना ये क्वेश्चन, और जवाब भी तो कोई टफ नहीं थी ये चीज। सही चीज को सही जगह लगाना, क्लिक करना, दैट इज प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रोटॉन चिपके तो हैं तभी तो पॉजिटिव रेज बनी। प्रोटॉन किधर भागे देखो तो, यहां पर जो मैंने प्रोटॉन्स बनाए, वेयर डिड दे रश, ये चिपके ही हैं जाके उसको, जो पिंक ग्लो, मैंने तो छेद बनाए तब जाके यहाँ पिंक कलर का ग्लो आया। बनी ना, मैंने एक साथ नहीं दिखाई। पिछली क्लास में मैंने कहा इधर देखो ग्रीनिश ब्लू ग्लो, तुमने अच्छे बच्चे की तरह इधर देखा। आज मैं कह रही हूं उधर नहीं देखना, मैंने बनाया ही नहीं, तो दोनों एक साथ थे। तो कुछ तो क्लैरिटी आई। यानी यहां से मुझे क्या दो बातें पता चली, हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, हर एटम के अंदर प्रोटॉन है। जितनी लंबी और क्यूरियस डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की थी, उतनी ही छोटी सिंपल इजीएस्ट डिस्कवरी है न्यूट्रॉन की लास्ट। आज के लिए लास्ट डिस्कवरी, फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, रदरफोर्ड पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड का। मगर कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और एनोड, हाँ बिल्कुल, प्रोटॉन्स आ रहे हैं, तो वो न्यूट्रल नहीं हो जाएंगे बीच में? हाँ ये मेरे को लगा था बीच में आया भी था सवाल और फिर निकल गया, मतलब स्लिप हो गया, किसी ने पूछा भी था। भाई एक जना यहाँ पे कह रहा है कैथोड से निकले इलेक्ट्रॉन्स और बीच में पैदा हुए कैटायंस, ये दोनों चिपक के वापस हाइड्रोजन एटम क्यों नहीं बना गए? यही था कुछ सवाल। वेरी लॉजिकल, आंसर इट। इतनी तेज एनर्जी लेके आए थे, रोके कौन? एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर मैंने एक बॉल इधर से तेज मारी, वो अभी और बेटर आंसर भी दूंगी, बट पहले जो बच्चों ने कहा है वो समझो। दोनों बहुत तेज आ रहे थे, ऐसे थोड़ी चिपक के बैठ जाएंगे। दो बॉल गिराओ जरा, नीचे तो नहीं गिर जाएंगी, वहीं रुक जाएंगी, नहीं, टकरा के कहीं और लास्ट क्लास में बहुत हल्का सा डिस्कशन हुआ था, आज अब डिटेल डिस्कशन होगा। प्रोटॉन हजारों गुना हैवी है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन हजारों गुना हैवी है, और हीलियम का तो और ज्यादा हैवी है न्यूक्लियस। इतने हैवी एटम के साथ तुम एक कील फेंक रहे हो रुई पे और तुम कह रहे हो दोनों को चिपक जाना चाहिए। रुई के तो और टुकड़े हो जाएंगे, वो तो हुए ही नहीं बाई चांस। ठीक है, तो बोथ कैन नॉट स्टिक टुगेदर, दे आर कैरिंग ह्यूज एनर्जी। चल सकती हूँ आगे थोड़ा सा? यस, सब कुछ हीटअप हो गया होगा। लॉस ऑफ एनर्जी तो है, इलास्टिक कोलिजन नहीं है। बहुत एनर्जी डेसिपेट हुई होगी, बट 10,000 वोल्ट एनर्जी बड़ी ज्यादा है, हो गई होगी थोड़ी बहुत एनर्जी, वो तो हर प्रोसेस में। हाइड्रोजन से प्रोटॉन नहीं निकला बेटा, हाइड्रोजन का कैटायन को प्रोटॉन बोल दिया हमने, हाइड्रोजन से कुछ निकला नहीं। अभी मैं इमेजिन करवाती हूं आपको, ठीक है, आने दो, साइंटिस्ट आएंगे, यही सवाल साइंटिस्ट ने भी उठाए। भाई ये एक एटम था हाइड्रोजन का, इसमें से आपने क्या निकाला? एक इलेक्ट्रॉन, पीछे क्या बचा? एक प्रोटॉन। हाइड्रोजन के कैटायन को ही तो प्रोटॉन बोला। आप ये मत सोचो इसके अंदर अब कुछ बचा हुआ है। अब ये पूरा ही क्या कहलाया? प्रोटॉन। ये अभी तक तो मैं यहीं पहुंची हूं, मुझे पता है पिक्चर क्लियर नहीं हुई है, लगेगा टाइम, आप लोग जितना जितना मेरे को आगे जाने देंगे पिक्चर क्लियर करती जाऊंगी आपकी। डिस्कवरी करीबन अभी 2-3 दिन के लिए, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। साइंटिस्ट चैडविक एक कुछ और ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनका कोई न्यूट्रॉन से लेना देना नहीं था, उनका कोई ध्यान नहीं था कि मैंने सब एटॉमिक पार्टिकल ढूंढने। वो रेडियो एक्टिविटी पे काम कर रहे थे, वो न्यूक्लियर रिएक्शंस पे काम कर रहे थे, कोई लिंक नहीं था वो अभी क्या कर रहे हैं। लेकिन करते करते उनको एक ऐसा रिएक्शन मिला, जिसको नोट करना है करे, और जिसको नोट नहीं करना, थोड़ा सा समझने की तरफ इच्छा है या थोड़ा सोचने की तरफ इच्छा है। इस रिएक्शन में कुछ अटपटा है तो बताइए। हाँ, लिखा हुआ भी है मैंने ना, बिल्कुल सही, समझदार बच्चे। जब वो न्यूक्लियर रिएक्शन कर रहे थे, दो न्यूक्लियस को जोड़ के एक नया न्यूक्लियस बनाना, अभी तक न्यूक्लियस वर्ड आया नहीं है, लेकिन मैं आपको बोल रही हूं, बेरिलियम और हीलियम को टकरा के, बम्बार्ड करा के एक नया ही एटम बना दिया उन्होंने, कार्बन। और इसमें उनको पता चला
4 और 2 6, एक चीज तो कंजर्व हुई, लेकिन 9 और 4 जो कि ऊपर एटॉम, मैंने नहीं बताया अब तक, मैं एक डिस्कवरी ला रही हूं, अभी इसी पे आने वाली, ऊपर क्या होता है नीचे क्या होता है, बट आई हैव नॉट डिस्कस दिस, पहली बार बोल रही हूं। एटम के ऊपर मास लिखते हैं, यहां नीचे नंबर लिखते हैं। मास अगर मैं इधर देखूं 9 और 4 कितना हुआ 13, और इधर कितना 12, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मास कंजर्व ना हो। एनर्जी और मैटर के लिए कंजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट, मस्ट। तो मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो वो एक यूनिट मास किधर गया, बहुत बहुत टाइम उन्होंने लगाया और उन्होंने ये सोचा, ढूंढने के लिए उस चीज को जो निकली होगी यहां पर, ढूंढने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, मैग्नेटिक फील्ड लगाई, सरप्राइजिंगली कोई डिफ्लेक्शन, कोई स्पॉट्स नहीं मिले, कोई डिफ्लेक्शंस नहीं मिले, मतलब जो चीज निकली उस पर कोई चार्ज नहीं है। सबसे आसान तरीका साइंटिस्ट के पास किसी स्पीशीज को ढूंढने का क्या होता है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, किसी एंड पे तो डिफ्लेक्ट होंगे। ये ऐसी स्पीशीज थी जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, मतलब इस पे कोई चार्ज ही नहीं था। ऐसा एक पार्टिकल जिस पे चार्ज ना हो उसको क्या बोलना चाहिए, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल से, प्रोटॉन से मिलता मिलता नाम दे दिया न्यूट्रॉन। इस न्यूट्रॉन का मास इज 1, चार्ज इज 0। यहां चलते चलते बिना बात के किसी ने न्यूट्रॉन डिस्कवर करके दे दिया, कर वो कुछ और रही। तो उनको लगा इसका मतलब न्यूट्रॉन, अभी न्यूट्रॉन कहां से आया होगा, एनीवन? या तो इस एटम से आया होगा या इस एटम से, आई डोंट नो। निकला तो एटम के अंदर से, क्योंकि रिएक्टेंट में इन दो के अलावा कोई और चीज नहीं थी। तब उनको समझ आया किसी भी एटम से निकला है, निकला एटम से ही, तो इसको भी सब एटॉमिक पार्टिकल कर देते। तो आपके लिए भयानक बोरिंग पार्ट खत्म होता है डिस्कवरीज का। 3 डिस्कवरीज हुई, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। अब इससे आई इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास मेरी क्लास के पास है, लास्ट क्लास से। प्रोटॉन का चार्ज और मास आज की क्लास से। पूछना नहीं ये कैसे आया, नहीं बता सकते भाई, अभी आप लोग नहीं ले सकते उस डिटेल को। एक ही दिन में पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ केमिस्ट्री नहीं कर सकते आप। कुछ चीजें बिना एक्सपेरिमेंट के भी माननी शुरू करो। बचपन से माना है ना, संडे के बाद मंडे आता है, क्यों नहीं जाके पूछा ट्यूसडे चाहिए मेरे को, तो रीजन दो। माना है ना, तो कुछ चीजें अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। हर एक के एक्सपेरिमेंट नहीं दे सकती मैं, दिस इज माई पोस्ट ग्रेजुएशन, आई कैन नॉट टीच यू एमएससी। सो प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन के मास को एक बार दोबारा देखिए। लास्ट क्लास में सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मास दिया था बहुत क्लियरली, बस एक टेबल दिखा दिया था एनसीईआरटी में, सॉरी मेरी बुकलेट में, कि आप प्रोटॉन का मास देख लो। अब आपकी कॉपी में ये होना चाहिए और आपकी याददाश्त में अब पूरे 2 साल ये होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, प्रोटॉन का चार्ज क्या है, दोनों का मास क्या है। कोई अपनी कॉपी में इन दोनों का कंपैरिजन अगर करना चाहे तो मैंने मास का कंपैरिजन किया है। जस्ट हैव अ लुक, डोंट कॉपी पेस्ट, सॉल्व ना हो तब यहां देखना, मैं करवाऊंगी। मुझे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास का रिलेशन चाहिए, आंसर चाहिए। प्रोटॉन का ऊपर रखिए डिवीजन में, बड़ा है ना, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kgs। 1.67 मैंने डेसिमल हटाया है, क्यों हटाया है पता नहीं। दिस, अब इन दोनों को जब डिविजिबल मेरे को करना था, यहां पर आप देखिए ये पावर्स की हैंडलिंग, अच्छा ये हटा के 3 0 नीचे कर रखे हैं मैंने, अब समझ आ गया। यहां पर ये डेसिमल हटा के मेरे को नीचे 3 0 लगाने थे, दैट इज 10 की पावर 3। ये सबको पता है, ये हटाया 3, यहां क्या आ गया 10 की पावर 3, उतने ही 0 आ गए। इन दोनों का डिवीजन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आज क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूं, अगर नीचे 10 की पावर -31 थी तो ऊपर चढ़ के क्या हो गई +31। नीचे 10 की पावर 3 थी तो ऊपर चढ़ के क्या होगी 10 की पावर -3। इस सारे से 10 की पावर क्या आई मेरे पास, हो सकता है आपने इसको 1.6 ही चलने दिया हो, मैंने उड़ा दिया हो, एक ही बात है। मेरे पास आया आंसर 183.4 इंटू 10 की पावर 1। आपके पास 1.8 आ रहा होगा इंटू 10 की पावर 3, और उससे मेरा आंसर आया 1834 टाइम्स। आपको बहुत जगह अच्छे क्वेश्चंस में एक चीज देखने को मिलेगी, वो क्या, चेक।
मास ऑफ प्रोटॉन, इधर देखना बच्चों, अभी कैलकुलेशन के इशू के लिए आती हूं। मास ऑफ प्रोटॉन, इसको इधर ले जाऊं क्रिस क्रॉस। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1834, अगर ये 10 की पावर हटा दूं तो, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नीचे वाला ऊपर ले गई। कौन भारी है? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन से कितने गुना? 1836 टाइम्स एंड अप्रॉक्सीमेटली 1840 टाइम्स। कोई क्या 11 थोड़ी छोड़ते हैं, अब 10th सा लगेगा तुमको। चलिए, जब ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए, अनिकेत आ गया आंसर? जब ऐसे पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, सोचो क्यों केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमको पहले ग्रेजुएशन ऑनर्स करनी पड़ती है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, फिर एमफिल करनी पड़ती है, फिर पीएचडी करनी पड़ती है। 27 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, अभी 3 में हमारी जान निकल रही है, हमें तो 27 के 27 पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। सो जब आपके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, क्लास 12 तक आपको ये 3 ही चाहिए, बाकी फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स होगी, ममता आगे बुला रहा है एक बार, न्यूक्लियर फिजिक्स आएगी आपकी 12th क्लास में, बाकी का जिम्मा फिजिक्स वाले उठाएंगे। अभी तो मैं 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग सवाल रोके हुए हूँ, वेट कर रही हूँ क्लास में से शायद कोई पूछ ले, 2-3 बहुत अच्छे सवाल। एनीवेज, जब मेरे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गए, अभी न्यूट्रॉन नहीं हुआ था डिस्कवर, आपको मैं बताया न्यूट्रॉन बहुत बाद में हुआ था, अभी न्यूट्रॉन नहीं आया, तो थॉमसन को लगा मैं क्यों ना बाजी मार लूँ और मैं एटम का मॉडल सजेस्ट कर देता हूँ। डाल्टन तो फेल हो गए, उन्होंने तो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल बोल के चल पड़े थे, तो मैं क्यों ना एटम का मॉडल ही सजेस्ट कर दूं। तो ये मॉडल तो पढ़ के आए होंगे आप, पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। तो थॉमसन क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज। सोचो, थॉमसन ने प्रोटॉन डिस्कवर होने का भी वेट नहीं किया, उन्होंने जहां इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ अपना मॉडल थ्रो कर दिया। उन्होंने ही तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, जे थॉमसन। उन्होंने प्रोटॉन डिस्कवर होने का भी मौका नहीं दिया, वो तो बहुत साल बाद हुआ, उससे पहले वो अपना एटम सेट करके चले गए कि एटम के अंदर जैसे कि एक वाटरमेलन में ब्लैक कलर की सीड्स, या पुडिंग में, रेजिन पुडिंग में बीच बीच में जैसे रेजिन्स या किशमिश होती है, बिल्कुल उस तरीके से एटम के अंदर बीच बीच में नेगेटिवली चार्ज बहुत छोटे पार्टिकल्स, हल्के से पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, एम्बेडेड होते हैं। तो इस पे उनको खुद को ही सवाल आया कि मैं ये बता तो रहा हूं लेकिन एटम तो न्यूट्रल है। तो उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से बोला समथिंग पॉजिटिव चार्ज जो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कर रहा है, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल था। कुछ मैट्रिक्स जैसे वाटरमेलन में रेड कलर की जो मैट्रिक्स है, वैसे ही इसके अंदर एटम के अंदर कुछ फैला हुआ होता है रेड कलर का मैट्रिक्स जैसा, मतलब ऑब्वियसली उसका कलर रेड नहीं है, मतलब जैसे वाटरमेलन में रेड कलर का कुछ फैला हुआ है, ऐसे ही एटम में भी एक मैट्रिक्स होती है जिसका चार्ज पॉजिटिव होता है। बिना प्रोटॉन डिस्कवर हुए उन्होंने अपनी तरफ से क्या दे दिया, एटम ऐसा होता होगा, और गए। इस एटम को बहुत फेलियर फेस करना पड़ा उस दिन से जिस दिन प्रोटॉन डिस्कवर हो गया। जैसे ही प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, पहला सवाल इनके ऊपर दागा गया, भाई न्यूट्रलिटी तो बताओ, इलेक्ट्रॉन तो गिन सकते हैं, बीच बीच में एम्बेडेड है, काउंट है। सपोज किसी में 11 इलेक्ट्रॉन है तो कितना नेगेटिव चार्ज है, -11। इस मैट्रिक्स में गिनती कैसे हो रही है पॉजिटिव चार्ज की? हाउ कैन यू एक्सप्लेन कि 11 नेगेटिव भी इसी रेड मैट्रिक्स से न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, किसी में 5 इलेक्ट्रॉन है वो भी इसी से न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, किसी में 100 इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इससे न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को वो बिल्कुल नहीं बता पाए। उनको ऑब्जेक्शन कब मिला? कुछ साल बाद, जब प्रोटॉन डिस्कवर हुआ कि सर प्रोटॉन के बारे में तो बात ही नहीं करी, आपने कह दिया पॉजिटिव चार्ज जैसी कोई चीज़ फैली हुई है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। अब तो हमें पता चल गया पॉजिटिव चार्ज का प्रोटॉन है। सो थॉमसन वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन न्यूट्रल कैसे है एटम, गिन कैसे सकते हो? न्यूट्रल होने के लिए पॉजिटिव शुड एग्जैक्टली मैच विद नेगेटिव। तो ये पढ़ा हुआ था आपका, मॉडल क्यों डिस्कार्ड हुआ समझ आ गया। अब आप ये सोच के देखो, जब आप पढ़ते हो क्लास 10th या 9th में, तब ये सवाल आपको नहीं आया होगा कि प्रोटॉन क्यों नहीं बताया थॉमसन ने, जब इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन भी होते थे, बता देना चाहिए था। तब आपको इस तरीके से जर्नी नहीं समझाई गई कि आप ये क्वेश्चन पूछ सको, क्योंकि उस एज में आपको आंसर नहीं दिया जा सकता था। इसीलिए आपको इस तरह से पढ़ाया गया कि आप दिमाग खोल के वो क्वेश्चन ही ना पूछ पाएं। क्वेश्चन पूछेंगे तो क्लास 11th में आना पड़ेगा। अंडरस्टूड ये मॉडल क्यों फेल हुआ? एनीवन? कुछ ऐसा जो मैंने ना बताया इस मॉडल में, तुम पढ़ के आए हो 9th 10th में? इसके बाद कौन सा मॉडल आया? वो मेरा आज का लास्ट है,
ठीक है, रदरफोर्ड। जब तक मैं नहीं कहूंगी कोई हाथ नहीं उठाएगा। तुम लोग तो मेरे को 5 बजे तक भी टॉपिक नहीं पूरा करने दोगे, ठीक है। रदरफोर्ड का सब पढ़ के आए हैं, लेकिन जीरो से सुनना, सच बता रही हूँ, अब कुछ नहीं पढ़ के आए रदरफोर्ड का, बस नाम दे दिया गोल्ड फॉयल और ऐसे ऐसे ऐसे। बिल्कुल जीरो से समझना रदरफोर्ड ने क्या किया। थॉमसन मॉडल आया और भी 1-2 मॉडल आए, सब फेल होते गए। रदरफोर्ड पहली सक्सेस थी एटॉमिक मॉडल्स में। रदरफोर्ड ने क्या किया, ये कमरे जैसा सेटअप बनाया, राइट। थोड़ा एनलार्ज करके बताऊंगी गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड की फॉयल, ये रही गोल्ड की फॉयल, बहुत थिन फॉयल लगाई, यहां पर एक अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, जिसमें से लगातार अल्फा पार्टिकल्स की रेज निकले जा रही। तो जो अल्फा पार्टिकल की रेज लगातार निकले जा रही है, उसको बहुत बारीक से होल से इसके ऊपर पास ऑन करवाया। इतना दिख रहा है सबको? जिसको भी नींद आ रही है वो पानी पी सकते हैं, ठीक है। यहां से पास ऑन करवाया। ये क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट। चारों तरफ इसके फोटोग्राफिक प्लेट डाल दी। यहां से जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स निकल, ये लेड का कंटेनर है, बॉक्स है, जैसे इसके अंदर से अल्फा, एक गन की तरह शूट कर रहे हैं बस अल्फा पार्टिकल्स। जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स इसके थ्रू निकले, गोल्ड की फॉयल पे हिट किया, कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद, 2, 4, 5, 7 दिन बाद जगह जगह स्पॉट्स दिखे। सबसे ज्यादा इधर, मैक्सिमम स्पॉट्स इधर। क्या मिला इससे मुझको, क्या बता के भेजा गया है? रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या बता के भेजा गया है? पॉजिटिव कोर होता है सेंटर में, बाकी हॉलो होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। और आप भी अच्छे बच्चों की तरह याद करके आ गए। अब सोच के देखो, उन्हें कैसे दो चीजों, इसको उससे रिलेट कैसे किया होगा, इससे उसका क्या लेना देना। हाँ हाँ, बस अभी मैं बताती हूँ, फिर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं बताती हूँ, जो आप नहीं पढ़ के आए वो बताती हूँ। आप समझ लो ये अल्फा पार्टिकल्स भेजने की मशीन मेरे हाथ में है। आई एम द गन हु इज थ्रोइंग अल्फा पार्टिकल। सामने गोल्ड फॉयल लगी हुई है, राइट। और ये जो रूम की दीवारें हैं, ये वो हैं जो चारों तरफ घेर रखा है। दिस इज नॉट फोटोग्राफिक प्लेट, थोड़ा सा हम डे टू डे लाइफ में इसको कन्वर्ट करते हैं। अब मैं या आप यहाँ खड़े और आप क्या फेंक रहे हो, बॉल्स। अल्फा पार्टिकल को बॉल मान लो, फेंके जा रहे हैं फेंके जा रहे हैं। 20,000 बॉल्स फेंकनी है आपको। अब उसमें 2 दिन लगे, 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, आपको 20,000 बॉल्स फेंकनी है एक ही लाइन पे। और सामने क्या है, गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल के अंदर क्या होगा, उसका एटम, राइट, बहुत सारे एटम। तो मैं एक एटम इमेजिन कर लूँ, जब मैं अपने हाथ में गन लिए खड़ी हूँ तो एक एटम इमेजिन कर लूँ, एटम ही खोज रही हूँ मैं। मेरी आंखों पे पट्टी बंधी है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा, और मेरे हाथ में है वो बॉल्स, और मैं एक एक करके फेंके जा रही हूँ। जब मैंने एक एक करके फेंकना शुरू किया, एक चेंज किया मैंने इस रूम में, सामने की वॉल पे अगर बॉल टकराएगी तो अलग आवाज़ आएगी, इधर टकराएगी अलग आवाज़, इधर आएगी अलग आवाज़, सो दैट आई कैन रिलेट। मैं देख नहीं सकती, आप भी तो नहीं देख सकते, इसलिए मैं बता रही हूँ। आप भी नहीं देख सकते, मैं भी नहीं देख सकती। इमेजिन करते हैं, जब मेरी आंखों पे पट्टी बंधी थी, 20,000 बॉल्स मेरे को मिली। 90% बॉल्स सामने वॉल पे जाके टकराई, मुझे सुनाई दे रहा है। बीच में कुछ रखा है, मुझे पता है। जब 99% बॉल, 95% बॉल्स सामने की दीवार पे टकराई, इसका क्या मतलब लूँ मैं? मेरी तो आंखों पे पट्टी बंधी है, दिख तो रहा नहीं, सब खाली है, बीच में कुछ है ही नहीं। मेरी तो आंखों में पट्टी बंधी है, मुझे ये पता है कि गोल्ड फॉयल है। गोल्ड फॉयल के थ्रू पास ऑन करके, ठीक कह रहे हो, बट मैं कह रही हूँ गोल्ड फॉयल का एक एटम इमेजिन करना बच्चे। ऑब्स्ट्रक्शन है ही नहीं, कुछ नहीं है बीच में, मेरी तो आंखों पे पट्टी बंधी है, मैं तो यही कहूँगी, कुछ नहीं है बीच में। झूठ बोल रहे हो, एटम रखा है, मेरी तो आंखों में पट्टी बंधी है। आप भी तो सोचो ना, जो चीज़ देख नहीं पा रहे उसको कैसे रिलेट करते होंगे। आज तक नहीं देखा किसी ने, फिर भी रिलेट कर रहे हैं। मैं रिलेट करना सिखा रही हूँ एक साइंटिस्ट के नज़रिए से। इसका मतलब कुछ नहीं रखा, आप झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं रखा, मैं तो यही मानूंगी। फिर अचानक से मुझे
एक पार्टिकल की एक बॉल फेंकने की आवाज इधर आती है, एक बॉल की आवाज वो उधर पीछे आती है। 10,000 में एक पार्टिकल शायद इधर, एक इधर। थोड़ी देर बाद मेरे कान फिर खुलते हैं, भाई ऐसा तो हो रहा है। 100 में से 90 अगर पीछे जा रही हैं, बाकी इधर 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 टकरा रही हैं। इसका क्या मतलब हुआ? बहुत इतना छोटा था ना कुछ, कि वो जो बॉल मैं फेंक रही थी, ज्यादातर बॉल उस छोटे से भारी चीज को मिस कर रही थी, आसपास से निकल गई। लेकिन कुछ कुछ बॉल उसको जस्ट टच करी, बट वो इतना हैवी था, टच करके गिर नहीं गई बॉल, टच करके डिफ्लेक्ट होके इधर आई, कोई इधर आई। मतलब जो भी है बहुत छोटा और बहुत भारी है, बहुत भारी है, वरना टच करके कोई इधर नहीं आ सकता, नीचे गिर जाना चाहिए था उसको। और 20,000 बॉल्स में एक ऐसी थी जो मेरे हाथ में वापस आ गई, बाउंस बैक। 20,000 में एक, इसका मतलब 20,000 बॉल के बाद एक बॉल ऐसी थी, या 20,000 बॉल्स में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो एकदम उसके सेंटर में हिट किया होगा, और वो इतना भारी था कि उसने मेरे को कैच करवा दिया उसको। इसका मतलब जो तुमने मेरे सामने गोल्ड फॉइल रखी है, उसका एटम रखा है, वो मैक्सिमम खाली है। मैक्सिमम खाली है मतलब हॉलो स्पेस है, बीच में कुछ इतना भारी भरकम डेंस है जिससे 20,000 में से सिर्फ एक बॉल टकराई। इतना छोटा, इतना महीन है। ये रदरफोर्ड का एनालिसिस था। ये डायग्राम आप लोगों ने जरूर देखा होगा, नो नीड टू ड्रॉ इट, ये आपकी एनसीईआरटीज में भी मिलेगा, तो ये जरूर देखा हुआ होगा। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हीलियम 2+, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। अब मैं रदरफोर्ड रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करा के आपको छोड़ूंगी। जी, आया कहाँ से? रेडियो एक्टिव रिएक्शंस में ये बनते हैं अल्फा पार्टिकल। लगभग हर रेडियो एक्टिव रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट होता है अल्फा पार्टिकल, जिससे हमें खतरा होता है। यही है न्यूक्लियर रेडिएशंस, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन, यहाँ पर मैंने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा है जो बिना बात के अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। मतलब उस रेड ब्लॉक के अंदर वो ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल ये है। मतलब उसके अंदर रिएक्शन हो रही है। इसको रिएक्शन नहीं कहते, ये एटम डिकम्पोज हो रहा है, बड़े बड़े अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है। अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल कहीं है तो हमें एक अलग ही बॉडी सूट पहन के जाना पड़ता है, क्योंकि उसकी रेस को कोई रोक ही नहीं पाता, राइट। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स बिना किसी बात, बिना किसी रिएक्शन के रेडिएशंस भेजे जाते हैं। मैंने बस उसको एक डब्बे में डाल दिया, बस। ये कहीं भी पड़ा होगा, रेडिएशन अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, विच इज हार्मफुल फॉर लाइफ, ठीक है। चलिए, सो रदरफोर्ड का आप ये क्लास 10th में क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, चेक। इस साल ये कोई नहीं पूछेगा, इस साल क्या पूछेंगे अब शुरू हो रहे हैं। पढ़ के आए हैं, ये सबको आता है। लेकिन अगर यही पढ़ाना था तो 10th के सिलेबस 9th के सिलेबस में पढ़ा सकते थे। 11th का पूरा एक लेक्चर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि रदरफोर्ड जहां छोड़ा वहीं से क्लास 11th शुरू हुई। रदरफोर्ड के इस पार्ट के बाद और भी बहुत चीजें थी जो रदरफोर्ड ने बताई, जो आपको नहीं बताई गई, एंड दैट इज, पहली बार किसी ने हिम्मत करी न्यूक्लियस नाम देने की और उसका रेडियस देने की। न्यूक्लियस के रेडियस की वैल्यू दे पाना वाज मतलब रिवोल्यूशनरी थिंग एट दैट टाइम। वो चीज जो तुमको दिख नहीं रही, उसका रेडियस किसी ने लाके दे दिया। इट इज 10⁻⁻15 मीटर्स। और इस बात को रिस्पेक्ट करने के लिए जिन साइंटिस्ट ने उनके साथ इसमें हेल्प करी, इसको एक नई यूनिट दे दी गई, फर्मी। किलो क्या होता है बच्चों? किलो इज 10⁻³ सेंटी क्या होता है? सेंचुरी 10⁻⁻²। इसी तरह से फर्मी क्या होगा आज के बाद? 10⁻⁻15। तो अब आते हैं रदरफोर्ड के 2-3 क्वेश्चंस, और आप मुझे उसके जवाब दीजिए, टेस्ट लीजिए और जाइए। रदरफोर्ड ने आके फिर सारे फंडे क्लियर कर दिए। आपने इसको हाँ बोला, मतलब जी अप्रॉक्सीमेटली इसी रेंज में, सेम नहीं है। अब मैं थोड़ी देर के लिए आपके सवालों को रोकूंगी, आप क्लास के एंड में पूछिएगा, ठीक है।
रुक जाइएगा, पूछ लीजिएगा। किसी का रेडियस 2 इंटू 10 की पावर -15 होगा, किसी का 1.3 इंटू 10 की पावर -15, किसी का 0.21 इंटू 10 की पावर -15। ये रेंजेस दी जाती हैं, ठीक है। दिस इज नॉट, आई कैनॉट से हर एक के न्यूक्लियस का रेडियस सेम है, नो, इट्स अ रेंज, इस रेंज में आएगा, राइट। तो ये बड़ा सेफ हो जाता है इस तरह से पढ़ना। अब आपने ये पढ़ लिया न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, और बाहर खाली जगह पे कौन घूम रहा होता है, अल्फा पार्टिकल फेंका, इलेक्ट्रॉन को कोई असर ही नहीं हुआ, इतना हल्का फुल्का इधर उधर गिर गिरा गया, पता नहीं क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चला गया, ठीक है। ये मैं क्लास 10 से मान रही हूँ, आप करके आए हैं। सो अब मेरे पास लास्ट चीज फॉर टुडे जो आपको बड़े अच्छे से आती है क्लास 9th में, मेरे को रिवाइज करानी है, तब मैं अगली क्लास से वो टॉपिक्स पढ़ाऊंगी जो आपने ना कभी सुने ना कभी देखे, बिल्कुल फ्रेश हो गया। बस 9th-10th का ब्रिज जो 2 लेक्चर्स में होना होता है हो गया। किसी भी चीज के, ऑब्वियसली एटम के नंबर को Z से डिनोट करते हैं, मास को A से डिनोट करते हैं। एटॉमिक मास इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नहीं, हाँ अभी उसी, यस यस। तो ध्यान से अब बहुत ध्यान से, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नॉट नेसेसरली इलेक्ट्रॉन्स। लिखिए अपनी कॉपी में, जिनको इस बात का ध्यान नहीं रहता, हर बच्चा अलग है, मेरे को नहीं रहता था ध्यान 11th में इस बात का, मैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही काम चलाया पूरी 11वीं में, बाद में पता चला गलत थी, तो इट इज, और थोड़ी देर में पता चलेगा क्यों। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ब्रैकेट में लिख लो, नॉट नेसेसरली इलेक्ट्रॉन्स। जरूरी नहीं है ये इलेक्ट्रॉन्स भी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। एटॉमिक नंबर कैन बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स नंबर और कैन नॉट बी, तो कोई ऐसा कंपल्शन नहीं, इसलिए खबरदार जो डेफिनेशन में कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर्ड का इस्तेमाल किया। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इतना क्लियर? ये तो पहले ही पता था, बस अब आपने मेरे को बताना है। छोड़ दो पेन सभी लोग, अब इसके क्वेश्चन टेस्ट में करेंगे, मेरे साथ करो, छोड़ दो, टोटली छोड़ दो। हीलियम का अगर मेरे को रदरफोर्ड ने कहा एटॉमिक नंबर है 2 और एटॉमिक मास है 4, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है 2, एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 2। मास नंबर क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज 4। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हुए? कोई मुश्किल चीज तो नहीं है, यही करनी है आपने। अब मुझे बताइएगा यहां पर बोरोन में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? क्यों? मैंने तो इलेक्ट्रॉन्स बताया भी नहीं, क्योंकि एक न्यूट्रल एटम में, आज की क्लास में कई बार बात हुई, एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर बोरोन में प्रोटॉन 5 हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 5। ये कराना अब नहीं सूट करेगा कि बच्चों इसमें निकालो न्यूट्रॉन कितने हैं। क्यों नहीं सूट करेगा? आपको पता है ऊपर जो चीज लिखी है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नीचे जो चीज लिखी है वो क्या है? अकेला प्रोटॉन। 9 में से 5 तो आप माइनस कर ही सकते हो, और वो क्या हो जाएगा? 4। दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसी तरह से आपको जब मैं कहती हूं कि मुझे ये बताइए सारी क्लास, ऑक्सीजन 15 एंड 8, मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, न्यूट्रॉन्स चाहिए। प्रोटॉन, मैं आगे वाले बच्चे जो कम बोल रहे हैं उनसे भी चाहूंगी, ओके 8। न्यूट्रॉन्स 15 में से 8 गया, इलेक्ट्रॉन 7 की 8, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, इफ इट हैज नो चार्ज, इफ इट इज न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रॉन आपने कितना दिया? 8। इसी तरह से अगर मैं आपको कोई भी एलिमेंट दे दूं, कोई भी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन बता सकते हैं? क्लोरीन 35 एंड 17, इलेक्ट्रॉन कितने? 17। न्यूट्रॉन कितने? 8। तो मेरी क्लास को प्लस माइनस आता है, जाग गए सारे। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पता लग गया, ओके। अब
इसमें मेरे को तीनों चीज शुरू करनी है। प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, चलो इलेक्ट्रॉन कितने। इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी एटॉमिक नंबर नहीं होता। जैसे ही कैटायन बना, कैटायन बनने का मतलब क्या है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिया कहीं, तो कैटायन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो एटॉमिक नंबर से बदल जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होना चाहिए इसमें 11, यानी इसमें पॉजिटिव चार्ज कितना है बच्चों, +11। उस हिसाब से सोचना शुरू करूं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर तो बराबर होता है, तो यहां इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे, -11। +11 -11 क्या करता, न्यूट्रलाइज, 0। वेरी हैप्पी। लेकिन अब मैंने क्या कहा है बच्चों, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है। पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा, अब प्रोटॉन तो आप हाथ भी नहीं लगा सकते, न्यूक्लियस के अंदर है। आप एक ही चीज को हाथ लगाना अलाउड है पूरे 2 साल। इलेक्ट्रॉन बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। तो अगर किसी पर प्लस चार्ज है मतलब ये एक एक्स्ट्रा है, ये एक एक्स्ट्रा है मतलब इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कितने, 10। ऐसे ही क्लोरीन पे आती हूँ। क्लोरीन के आपने भी मेरे को थोड़ी देर पहले प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब बताया। प्रोटॉन कितने बच्चों, न्यूट्रॉन कितने, ठीक है, यहां तक तो सबको आता ही है, बच्चों वाली क्लास लग रही है इस वक्त। लेकिन अगर इसको मैं न्यूट्रल देती तो इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे, अगर न्यूट्रल होता तो 17, लेकिन इस पे कितना चार्ज है, -1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। तो ये कितना हुआ, 17 + 1 18। तो मेरी क्लास को एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है और ये पता है। लास्ट चीज बताइए, ये तो नहीं करा रही आज आपको, ये लास्ट स्लाइड है, एक छोटी सी चीज मुझे बताओ, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए मेरे को। दोनों में 18 कोई ऐसा जो ना गिन पा रहा हो। सल्फर में कितने प्रोटॉन, 16। अगर ये न्यूट्रल होता तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते 16। इस पे क्या चार्ज है, 2 लिए इसने किसी से, -2 का मतलब किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लिए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, और इस पे तो तुम निकाल के ही आए हो, 17 प्रोटॉन 17 ही इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक माइनस चार्ज मतलब एक किसी से ले लिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं ऐसी स्पीशीज को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, और मीथेन में, क्या ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं? पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे आ गया आंसर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, थोड़ा स्लो वेट करिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, राइट, 8। न्यूट्रल है ऑक्सीजन इसके अंदर, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो 8 ही प्रोटॉन, या 8 प्रोटॉन तो 8 ही इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, तो एक हाइड्रोजन ना होके कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 प्रोटॉन है और 2 ही इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 10। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, क्योंकि प्रोटॉन भी 6, न्यूट्रल है, 6। 4 हाइड्रोजन, ये दोनों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं।